दो चीजें सामने आई। भाजपा को ये बात समझ आई और हम लोगों को भी आ रही थी कि सत्ता की वापसी में 100 कारण हो सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण दो कारण थे, शासन और राशन। तो सरकार ने पहला फैसला ही ये किया कि भैया राशन दुरुस्त करो। क्या शासन तो दुरुस्त कर ही रहे भाई। शपथ ग्रहण जिस दिन थी कल, उसी में कल ही सुबह सुबह 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश लखनऊ में मारा गया था। तो शासन तो ठीक है, उधर राशन की व्यवस्था पूरी कर दी। योगी जी ने कह दिया भैया चिंता नहीं करो, चना दाल और ये तेल नमक चीनी आटा गेहूं सब मिलेगा 3 महीने, और 3 करके लोग बता रहे लोकसभा चुनाव तक मामला चलेगा। एक और दूसरा बड़ी घटना ये हुई कि जिस समाजवादी परिवार में ये माना जा रहा था कि अब कुनबा एक हो गया है, कुछ तस्वीर बन भी रही थी वैसी, होली ने उसमें और रंग भरे थे, वो फिर जैसे इलास्टिक है ना, इतनी खींचो और फिर छूटेगी तो फिर वहीं चली जाएगी, फिर वैसी स्थिति बन गई, फिर रार फिर तकरार। सुशील जी, दोनों पर आरंभिक टिप्पणी। जी अमिताभ जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जब तक उनकी केंद्र में सरकार है जी, तभी वे उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और वैसे भी जहां से 80 लोकसभा की और 31 राज्यसभा की सीटें आती हैं, वह उनके लिए राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है, यह भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से पता है। तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय देखा कि कौन मुद्दे प्रभावी रहे, किन मुद्दों पर उन्हें जनमत मिला है और कैसे उन्हें 2024 के चुनाव में उन्हें दोबारा रिपीट करना है और ज्यादा सीटें प्राप्त करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी इसी के अनुसार अपनी रणनीति बना रही है। लेकिन एक बड़ा जो अभी दुखद पहलू देखने में आ रहा है, वो खासतौर पर राजनीति में अमिताभ जी, जो अभी एक नई परंपरा आ रही है। हम सभी लोगों ने माननीय मुलायम सिंह जी का भी समय देखा और अन्य राजनेताओं को भी देखा। तो आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ता है जब आप राजनीति में होते हैं, आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सांगठनिक विमर्श पर, जब भी आप अपने संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपना दिल बड़ा करना होता है। और वहां पर कोई व्यक्तिगत किसी से रंजिश या कोई व्यक्तिगत कोई अगर मामला होता है तो उसको भी पीछे छोड़ना होता है। और विपक्ष के लिए यही अवसर है अमिताभ जी, 2 साल से कम, करीब 2 साल समय बचा है लोकसभा चुनाव के लिए, कि कैसे विपक्ष पहली बात तो अपना संगठन मजबूत करे। और विपक्ष ने इस चुनाव में देख भी लिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उनका संगठन, कि किस प्रकार से बूथ स्तर पर उन्होंने बहुत अच्छा सांगठनिक अपना ढांचा खड़ा किया और संगठन ने सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाया। तो आप चाहे जितना बेहतर प्रदर्शन कर लें, लेकिन अगर आपका संगठन मजबूत नहीं है और संगठन में लोगों में एकता नहीं है, तो विपक्ष के लिए समस्या बनी रहेगी। तो अमिताभ जी, मेरा मानना है कि अभी आपको एक बहुत अच्छा अवसर है समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के लिए भी, विपक्षी पार्टियों के लिए भी, कि अभी से वो अपने संगठन को पुरानी बातों को भूल करके एकजुट होने का, सबको साथ खड़ा करने का और ऐसी व्यूह रचना तैयार करने का। मुझे लग रहा है कांग्रेस और बसपा को तो खड़े होने के लिए स्टेरॉइड लेना होगा। वैसे उस बिना स्टेरॉइड के दवा से नहीं ठीक खड़े हो सकते ना। बीकासूल का कैप्सूल खा के अब नहीं चलती बात, अब तो स्टेरॉइड ही देना पड़ेगा भैया। तो खैर, एक मुझे पुरानी बात याद आती है, सुशील जी ने मुलायम सिंह जी का जिक्र किया। एक बार मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा था, कोई प्रसंग रहा होगा चर्चा, मैंने उनसे कुछ प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा कि भाई अग्निहोत्री जी, हमारा तो सिद्धांत ये है, कोई रूठे नहीं कोई छूटे नहीं। अब बोले जो हमको पता लग जाता कि ये आदमी नाराज है, हम खुद चले जाते हैं उसके घर। बोले फिर हमेशा के लिए वो मसला ही खत्म हो जाता है नाराजगी का। अनीता मिश्रा जी के पास चलूंगा। अनीता जी, एक तस्वीर बनी थी और बहुत गंभीरता के साथ ये बात कही जा रही थी राजनीतिक गलियारों में कि शिवपाल यादव को विधानसभा में समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल का विधायक दल का नेता बना दिया जाएगा और उसके नाते उनके पास विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन की चेयर आ जाएगी। विधानमंडल दल के अध्यक्ष अखिलेश जी रहेंगे, तो दोनों का सम्मान रहेगा। वो एक सीढ़ी ऊपर रहेंगे, शिवपाल जी एक सीढ़ी नीचे रह लेंगे, लेकिन विधानसभा में मोर्चा संभाल लेंगे।
ये तो मामला। और आज जो उन्होंने टिप्पणी कर दी शिवपाल जी ने इतने दुख भरे मन से, वो तो और भी ज्यादा वो हो गया। उनने कहा भाई 2 दिन हम इसीलिए यहां रुके और हमको टेलीफोन तक नहीं आया। जबकि तकनीकी तौर पर शिवपाल सिंह यादव और पल्लवी पटेल दोनों समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। अनीता मिश्रा, देखिए, इस सवाल का जवाब तो बहुत अच्छी तरह शायद मैं नहीं दे पाऊंगी कि अखिलेश जी ने ऐसा क्यों सोचा। वो उसका जवाब शायद अखिलेश जी दे पाएंगे। और जहां तक रही तकलीफ होने की बात, तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप इतनी सीनियर पोस्ट पे हैं, आप इतने पुराने हैं, आप उनके चाचा भी हैं और आपका अनुभव भी इतना बड़ा है, तो कोई भी अगर बैठक हो रही थी तो वहां पर उनको जरूर उपस्थित होना चाहिए था। इसलिए अगर आप देखें तो माननीय शिवपाल जी का थोड़ा सा उनको जो फील हुआ है वो लाजिमी भी है, होना भी चाहिए। रही बात सपा में कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है, तो ये भी, इसके बारे में भी कुछ टिप्पणी करना बहुत जल्दीबाजी होगी। कभी कभी कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। हाँ, ये एक बात जरूर है कि समाजवादी पार्टी को अगर भाजपा से मजबूती से लड़ना है तो उनको शिवपाल यादव जी का साथ बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माननीय शिवपाल जी की जो संगठनात्मक क्षमता है वो इस समय अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी में उसकी बराबरी का कोई भी नेता नहीं है। जो उनके साथ लोगों का समर्थन है, जो जमीन से जुड़े हुए नेता है वो, और उनके साथ लोग जो अपनापन महसूस करते हैं, उस तरह का नेता भी वहां पर कोई नहीं है। और अखिलेश यादव जी के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है, उन तक हर व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि देखिए उनका कद बड़ा है और काफी बड़ी पार्टी वो संभाल रहे हैं। तो इस हिसाब से माननीय शिवपाल सिंह यादव जी बहुत सर्वसुलभ है, आसानी से उपलब्ध रहते हैं। तो अगर संगठन का काम वो देखते हैं तो बिल्कुल किसी भी इसमें कोई शंका नहीं है कि समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ पाएगी भाजपा से। अगर आप पास में भी देखें तो जो जिस तरह का समर्थन और जो वोट परसेंटेज और जो सीट्स की बढ़ोतरी हुई है, इसमें माननीय शिवपाल सिंह जी का बहुत योगदान है, उसको कोई नकार नहीं सकता। ठीक है नीता जी, आएंगे, दोबारा आएंगे आपके पास। 2 बार टिप्पणियां मैं करूंगा जो मैंने खुद आज देखा, उसके बाद रविंद्र पटेल और बीजेपी के पास सबसे बाद में। आज जब नरेश उत्तम पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी ने लाइव की, आजकल तो रविंद्र रेफरेंडम में टाइम नहीं लगता ना, रियल टाइम में रेफरेंडम होता है। क्या रियल टाइम में जनमत संग्रह होता रहता है, यही विशेषता है तकनीक की। तो मैंने देखे भाई क्या कह रहे हैं। पहले था अखिलेश जी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर नरेश उत्तम पटेल है। वहां 70% से ज्यादा, 80% के आसपास कम से कम लोगों जो सपा के कार्यकर्ता थे जो उसको देख रहे थे, वो लिख रहे थे कि सबसे पहले नरेश उत्तम पटेल को हटाओ, ये किसी लायक नहीं, ऐसा वो लिख रहे थे। तो बीच बीच में कोई सीनियर नेता आके लिखता था भाषा का संयम रखें, तो भाषा और टूट जाती थी, फिर वहां कुछ सांस्कृतिक बातें भी होने लगती थी। और दूसरा लिख रहे थे सपा के कार्यकर्ता कि शिवपाल यादव को लाओ, कुछ लिख रहे थे चाचा को लाओ। ये मैंने देखा, बाकी समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत मसला है, शिवपाल जी की पार्टी के व्यक्तिगत मसला। जो मैंने देखा वो मैंने रेफरेंडम सामने रख दिया कि 2 बातें थी, एक तो उत्तम पटेल हटाओ, और जो लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद कह रहे थे वो भी ये कह रहे थे उत्तम पटेल हटाओ। इसलिए ऐसा नहीं कि मतलब दूसरे लोग थे। तो इसका मतलब है वहां कुछ मामले हैं। रविंद्र पटेल, अगर 24 तक आप लोग साथ रहे, अगर राजनीति में तो भगवान जाने हैं, आज तो लखनऊ की चाट और कुल्फी खाई है जी, अभी बस छोड़ के आ ही रहा हूं। हाँ, जयंत भाई ने तो, लेकिन मसला है मुझे जो समझ में आता है, अगर 24 तक आप लोग साथ रहे भी, मान लो, तो भी अभी आपने देखा एमएलसी के चुनाव में आपके जो बड़ा पार्टनर है, जो बड़ा दल है समाजवादी पार्टी, उन्होंने जिनको टिकट दी उनमें से अधिकांश बैठ गए भाजपा के समर्थन में, और उसमें कुछ तो इतने ऊत थे जिन्होंने जाके वहां भाजपा के नेताओं को कोर्निश करते हुए फोटो भी खिंचा ली। ऐसे तो लड़ाई नहीं लड़ पाओगे फिर।
जी भाई जब आपका उम्मीदवार ही भग जाएगा वो भाजपा के पास, तो आप क्या लड़ोगे पटेल जी? जी जी सर, देखिए ऐसा है कि इससे कोई इनकार नहीं है कि ये जो एमएलसी का चुनाव चल रहा है, इसमें प्रशासन का बड़ा असर देखने को मिलता है। जिसकी सरकार होती है बहुतायत में, वो अपने मनमानी करते हैं और कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का पर्चा फाड़ा गया, नामांकन पत्र छीना गया। नहीं रविंद्र, मैं वो उन लोगों को अलग हटाता हूं, वो संख्या मैंने अलग हटा दी। जिनके यहाँ हिंसा हुई उनको हटा दो। मैं कह रहा हूं बिना हिंसा, फुल मोहब्बत में, फुल इकरारनामे के साथ, दिल गदगद करके लोग पर्चा वापस लिए और जाके फोटो खिंचाए वहां चरणों में बैठ के, बोले भैया सपा को छोड़े आया। राजनीति जी, राजनीति में जो इसमें कोई दबाव नहीं है, दबाव नहीं। लड्डू का डिब्बा लेके गए नरेश अग्रवाल, क्या आपके उम्मीदवार? अब मेरी जानकारी में मैं तो यही समझता हूँ कि राजनीति अगर आप करते हैं तो प्रतिबद्धता के साथ करनी चाहिए, राजनीतिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हम आपके डिबेट में कई बार बैठे और कई बार ये बात को दोहराया कि हम सब लोग 20-20, 25-25 साल के लोक दल में पड़े हुए हैं, पूर्वांचल के लोग हैं हम। और राजनीतिक प्रतिबद्धता इस तरह की है कि हमारी राजनीति का आधार ही वैचारिक है, ना जाति है ना क्षेत्रीय है, वैचारिक है। तभी तो हम रुके हैं। और आज मैं बड़े गर्व से कह रहा हूँ कि चौधरी साहब के साथ में था और हम सब लोग उनको एयरपोर्ट पे छोड़ के आए हैं। और शायद ये पहली धृष्टता है मेरी कि मैं आपके डिबेट में हूँ और ठीक तरीके से मैं बैठ करके, या जो एक होना चाहिए, कुछ आवाजें भी आपको जा रही होंगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं अपने पैनल से। ठीक है, लेकिन ये है कि लेकिन सर ये है कि जो आप कह रहे हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने इस बात को फिर से दोहराया है और अखिलेश जी से बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनकी वार्ता हुई है। हमारे विधायकों से भी उन्होंने परिचय कराया है और हम आशा करते हैं कि यह गठजोड़ निकट भविष्य में कुछ अच्छा खेल दिखाएगा और यह गठजोड़ लंबा चलेगा, क्योंकि यह गठजोड़ वैचारिक गठजोड़ है, मुद्दों का गठजोड़ है और समय की मांग भी है। रविंद्र भाई बस अब यहीं पे रुक जाओ, यहाँ पर थोड़ा पॉज ले लो। जब वैचारिक की बात आ जाए थोड़ा पॉज ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा रपटीला मामला है। मैंने इतने वैचारिक गठजोड़ देख लिए हैं कि छोड़ो, राजनीति में कोई गठजोड़, अब कौशल जी आपके पास, राजनीति में कोई भी गठबंधन, गठजोड़ विचार पर आधारित नहीं होता भारत में, कम से कम। विदेश की मुझे जानकारी नहीं। तात्कालिक जरूरत, हमारे पास घी है, चीनी है, आपके पास बेसन है, आ जाओ मिल जाओ, लड्डू बना लो खा लो। इतनी सरल बात है राजनीति। उसको काय को गंभीर गंभीर बातों में फंसा रहे हो? विचार फलाना ठिकाना कुछ नहीं यार, क्या रखा विचार में? मैंने इतना सरल कर दिया, एक के पास चीनी, एक के पास ईंधन और एक के पास घी और एक के पास बेसन, लड्डू बन गए। जब लड्डू खत्म हो गए, आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं, तो एक दूसरे के सिर पर थाली मारी और बाहर हो गए। यही तो राजनीति है। इसको गंभीर नहीं बनाओ, सरल रखो, आनंद आएगा जीवन में।